Hello, everybody, and welcome back. So, I hope all of you are doing well and you are safe and sound at home. So, everybody, welcome back to our science class. So, this is science for class 8th. Okay, so आई होप आप सभी लोग अपने बुक्स और टेक्स्ट बुक्स लेकर बैठे हो मैं और जैसे कि आप एकदम शांत से कमरे में बैठे हैं और आपके पास एक नोटबुक है और आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड वे में बैठे हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, सो रिमेम्बर कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या लर्न किया था? क्या आप में से किसी को याद है जो ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग को अपने साइंस टेक्स्ट बुक खोलनी है, राइट? साइंस टेक्स्ट बुक, ओके, साइंस की टेक्स्ट बुक, आपकी जो स्कूल की साइंस टेक्स्ट बुक है आप वो ओपन करिए प्लीज। ठीक है, और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में, आपको याद है जो बेसिक क्लास से पहले जो आपकी जो क्लास हुई थी जिसमें हमने साइंस के फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, उस क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने? जैसे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट? 5 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट? हमने क्या पढ़ा था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इन्वेंट किसने किया था? कौन, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था? आई होप आप सभी लोग कह रहे हैं रॉबर्ट विटेकर, राइट? रॉबर्ट विटेकर, ओके। नाउ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जैसे कि अब जस्ट सेकेंड, ओके, राइट। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था, यूकैरियोट्स, राइट? हमने पढ़ा था मोनेरा। आई होप आप सभी को याद है मोनेरा के बारे में। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी? हमने डिफरेंसेस, राइट? हमने डिफरेंसेस किसके बारे में पढ़े थे? यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। और सबसे मेन डिफरेंसेस क्या है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में? दैट प्रोकैरियोटिक सेल नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, राइट? यानी कि ये जो डीएनए दिख रहा है आपको, ठीक है, ये डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, ठीक है। बट यूकैरियोटिक जैसे कि ये यूकैरियोटिक सेल है, राइट? अब इस यूकैरियोटिक सेल में आप ये ऑरेंज स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, जो मैं आपको सर्कल कर रहा था अभी, राइट? उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, राइट? न्यूक्लियस के अंदर ये ब्लू कलर का आप मटेरियल देख रहे हो, वो क्या है? डीएनए। सो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, राइट? ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो डीएनए है, डीएनए को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मटेरियल। तो ये न्यूक्लियर मटेरियल एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद है, एक मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड है, बंद है। सो इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। जैसे कि अब न्यूक्लियस होता है किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में, राइट? और प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल होता है बट नो न्यूक्लियस, ओके? नो न्यूक्लियस मतलब ये जो रेड कलर की मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती है प्रोकैरियोट्स में। अगर आप में से किसी ने इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज स्कूल के चैनल पे जाके आप उस लेक्चर को सबसे पहले देखिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर पर आप आना, ठीक है? बट ये जो पेज है, ये जो पेज आपके सामने जो वीडियो में दिख रहा है, ये मैंने खुद बनाया हूँ, राइट? ओके,
ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ये पेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बहुत ही बेसिक और छोटी छोटी चीज समझने के लिए, राइट। जैसे कि यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या होता है? कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल सेल, ओके, मतलब सिर्फ एक सिंगल सेल। और मोनेरा क्या होते हैं? मोनेरा होता है यूनिसेल्यूलर, राइट। मोनेरा होता है सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ। और मल्टी सेल्यूलर यानी बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे छोटे सेल्स टुगेदर, ये क्या कहते हैं इसे हम? मल्टी सेल्यूलर, ओके। नाउ सो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मोनेरा के बारे में, राइट। मोनेरा, सो मोनेरा का बेसिक डिस्क्रिप्शन क्या है? वो होते हैं यूनिसेल्यूलर और वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? नो न्यूक्लियस, राइट। और ये होते हैं सिंगल सेल यानी यूनिसेल्यूलर, ठीक है। अभी आप सभी लोग अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक ओपन करिए, ठीक है। आई होप आप लोगों की टेक्स्ट बुक ओपन है, ओके। सो नाउ वी विल मूव ऑन विथ आवर क्लास, ओके। सो let's study about the second kingdom of five kingdom classification, right। अब जैसे कि मैं आपको मेरी व्हाइट स्क्रीन पे लेके जाता हूं, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या थे? लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या था? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, राइट। और प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या था? मोनेरा, मोनेरा हमने स्टडी कर चुके हैं हम। अब हम करेंगे यूकैरियोटिक्स के लिए स्टडी। और यूकैरियोट्स के अंदर अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं? प्रोटिस्टा, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे अभी? प्रोटिस्टा, ठीक है। नाउ लेट्स मैं रीड करूंगा और साथ ही में आपको मैं एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा, ओके। सो आई होप कि आप सभी लोग रेडी हो, ओके। नाउ एक्टिविटी आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट हम डायरेक्ट स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में, ठीक है। नाउ let us all study about protista. So protista are single cell organisms with a well defined nucleus. ये well defined nucleus है, इसे अंडरलाइन करिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। with a well defined nucleus enclosed in a nuclear membrane, right। अब प्रोटिस्टा क्या होते हैं? सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी जैसे कि सपोज ये एक सेल है और ये सेल है जो प्रोटिस्टिक सेल है, ठीक है। अब ये सिर्फ प्रोटिस्टा का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो है सिंगल सेल विथ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, हम यूकैरियोट्स स्टडी कर रहे हैं, राइट। यूकैरियोट्स, और मैं यूकैरियोट्स के लिए सिर्फ ई लिखूंगा, ठीक है। और यूकैरियोट्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? मेम्ब्रेन, MEMBRANE, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, राइट। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था। अब प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोट, राइट। सो यूकैरियोट है तो इसका फीचर क्या होगा? प्रोटिस्टा के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा, यानी कि सपोज ये मैं सेल को बड़ा करता हूं, जैसे कि ये सेल है, ठीक है। और इस सेल के अंदर ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस, राइट। इस सेंटेंस का मतलब ये है, ठीक है।
प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये इसे कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 2, ओके, दे हैव स्यूडोपोडिया। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्यूडोपोडिया। ओके, स्यूडोपोडिया, दे हैव स्यूडोपोडिया और hair like cilia और whip like flagella for locomotion। मतलब I can understand like these words are too difficult for you to recognize and to even understand these stuff, so don't worry, just listen to what I will say and I will help you learn। okay, so सबसे पहला वर्ड जो हमने था उसे क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया। अगेन रिपीट आफ्टर मी, स्यूडोपोडिया। वन मोर टाइम, स्यूडोपोडिया। ओके, सो प्रोटिस्टा, अभी जैसे कि आप ये समझिए कि हम अभी जो पॉइंट नंबर 2 है, हम बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा के लेग्स के बारे में कि प्रोटिस्टा का मूवमेंट कैसा होगा। ओके, हम पॉइंट नंबर 2 इस बारे में बात कर रहा है कि प्रोटिस्टा मूव कैसे करता है। तो प्रोटिस्टा के मूवमेंट होते हैं 3 टाइप के। ठीक है, लेट मी टेक यू टू माय वाइट स्क्रीन। ओके, सो प्रोटिस्टा के मूवमेंट होते हैं 3 टाइप्स के, राइट? 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। सो पहला मूवमेंट प्रोटिस्टा करता है स्यूडोपोडिया के थ्रू, SEUDOPODIA, स्यूडोपोडिया। ओके, सेकेंड मूवमेंट करता है वो सीलिया एंड थर्ड करता है मूवमेंट फ्लैजेला। ओके, अभी इमेजिन करिए कि ये जैसे ये प्रोटिस्टा है। ठीक है, सपोज, और आप जैसे कि अभी आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, प्रोटिस्टा मूवमेंट ये तीनों तरह से करता है, ये करता है, बट जैसे कि सपोज ये प्रोटिस्टा ए है, ये प्रोटिस्टा बी है एंड ये प्रोटिस्टा सी है। ठीक है, तो ए प्रोटिस्टा क्या करेगा? सिर्फ स्यूडोपोडिया के थ्रू ही मूव करेगा, राइट? जो बी प्रोटिस्टा है वो मूव करेगा ओनली सीलिया के थ्रू, एंड जो प्रोटिस्टा सी है वो मूव करेगा फ्लैजेला के थ्रू सिर्फ। ठीक है, अब सीलिया क्या होते हैं? सीलिया होते हैं जैसे कि ये आप ये बहुत टाइनी छोटे छोटे जो मैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूं, इसे क्या कहते हैं? सीलिया। और ये सीलिया सेल मेम्ब्रेन, ये जो प्रोटिस्टा जो सेल है, इसके पास की जो मेम्ब्रेन है उसके आउटसाइड पे होते हैं, राइट? और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये मूव करने में हेल्प करते हैं। फ्लैजेला, क्या कहते हैं इसे हम? फ्लैजेला, फ्लैजेला। इसे स्यूडोपोडिया, सीलिया एंड फ्लैजेला। ओके, अब फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला होती है टेल। ठीक है, बस एक टेल समझना कि फ्लैजेला का एक टेल है और ये टेल क्या होती है? मूव करती है, राइट? ये टेल करती है मूव। what is happening over here is that this tail actually moves. It keeps moving, and by this movement flagella can move. Okay, now let's go back. They have pseudopodia or hair-like cilia or whip-like flagella for locomotion. Okay, now now look over here. Look at this protista. Can you see this? Can you see this tail-like structure? Okay, tail or whip-like. It is a flagella. Okay, it is a flagella. And over here, can you see those tiny small green colored circles outside the cell membrane? What are these? These are cilia. Okay, look over here. Can you see these tiny structures? Can you see them? Right? What are these? These are cilia. Okay, what is it? It is a cilia. Okay, now so आई होप आप सभी लोगों को पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया है। जैसे पॉइंट नंबर 1 क्या है? वो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विद अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, राइट? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी उनके पास न्यूक्लियर मटेरियल जो उनका होता है, न्यूक्लियर मटेरियल जैसे कि डीएनए, राइट? उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद है और उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, राइट? ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है
कि उनके पास होते हैं स्यूडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन. Let me clear this slide. Wait. Okay. Now protista are divided into autotrophs and heterotrophs. Okay, protista are divided into autotrophs and heterotrophs. Or what I hope you remember what are autotrophs. Autotrophs are those living organisms that make their own food. Okay, what are autotrophs? Autotrophs are living organisms that make their own food. जैसे कि प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स. क्या आपने कभी प्लांट को खाना खिलाया है? नो, राइट? व्हाई? बिकॉज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. एंड आई होप आप लोग ने पहले के क्लासेस में लर्न किया था व्हाई डू प्लांट मेक देयर ओन फूड? बिकॉज दे हैव क्लोरोप्लास्ट. ओके, वैसे ही in the same way some protista are autotrophs and they can make their own food. Okay, and the autotrophic protista are euglena. Okay, repeat after me. Euglena, euglena, and volvox, euglena, volvox. Okay, now this is euglena and this is volvox. I hope you can see how volvox is green in color. आप देख रहे हो कि volvox किस तरह से green in color है, right? And heterotrophs. What are heterotrophs? Heterotrophs are those living organisms that depend on other living organisms, right? Like human beings, हम human beings हम depend करते हैं plants के ऊपर या animals पे for food. So what are we? We are heterotrophs. In the same way, protista में भी होते हैं heterotrophic protists, right? And examples are amoeba. Okay, amoeba. Okay, amoeba and paramecium. What? Paramecium. Amoeba, paramecium. Amoeba, paramecium. So amoeba and paramecium, they depend on other living organisms for food, and euglena and volvox, they make their own food. So this is amoeba and this is paramecium. So now you might also be thinking what do amoeba and paramecium eat? आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अमीबा और पैरामीशियम क्या खाते होंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ. ओके, स्यूडोपोडिया मूवमेंट. ये पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, राइट? दिस इज नॉट इन योर टेक्स्ट बुक, सो आई हैव स्पेशली पुट दिस पिक्चर सो दैट आई कैन हेल्प यू व्हाट इज स्यूडोपोडिया ओवर हियर. जैसे कि आपको पता है कि सीलिया इज लाइक दी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया. दिस whip like structure is flagella, and when these hair-like structures move, or this tail-like or this whip-like structure moves, these organisms can move. But what is pseudopodia? Now, suppose this is a protista, and suppose this is an amoeba. Okay, this is amoeba. Okay, over here amoeba. Okay, so this is a amoeba. So what is this amoeba doing? Amoeba moves by the movement of pseudopodia. So pseudopodia का मतलब होता है कि अब आप ये आउटर मेम्ब्रेन देख रहे हो, राइट? ये आउटर मेम्ब्रेन, आपने जेली देखी है, राइट? जेली कैसी फ्लेक्सिबल होती है. वो जेली एकदम किसी भी तरह से इट कैन मूव, इट कैन टेक डिफरेंट शेप्स. इन द सेम वे व्हेन समबडी सेज अबाउट अमीबा, जैसे किसी ने अमीबा के बारे में बताया तो आप लोगों के क्या सोचना है? वो है एक जेली. अमीबा क्या है? एक जेली, एक सेमी सॉलिड जेली. ओके, सेमी सॉलिड जेली. ओके, सेमी सॉलिड जेली. और सेमी सॉलिड जेली जैसे ही आप
आप सेमी सॉलिड जेली को किसी भी कप या कंटेनर में डालते हो तो वो सेमी सॉलिड जेली उसका थोड़ा सा शेप ले लेती है, बट वो सॉलिड भी होती है, राइट? इन द सेम वे व्हाट इज दिस अमीबा डूइंग इज दैट अमीबा स्ट्रक्चर इज लाइक अ सेमी सॉलिड जेली, ओके? सो अमीबा क्या करता है, अपने जो सेल के अंदर के जो कंटेंट्स है, ठीक है, ये जो इसके जो ब्लू कलर का जो कंटेंट देख रहे हो आप, ठीक है, ये क्या करेगा, ये अपने ये अपने जो सेल मेम्ब्रेन है, सबसे पहले क्या करेगा, उसको एक्सटेंड करेगा। ये एक एक्सटेंड करेगा, मतलब what this amoeba is doing is that it is extending, like it is creating a new structure. It like wait, let me explain it to you in a better way, okay? Okay, let me take to you on a white screen. All right, so this is a amoeba. So what this amoeba is doing is that, okay, now this part of the membrane, okay, this part of the membrane, this amoeba will make into a new shape, okay? This is what I mean by extending, ठीक है? तो अब क्या होगा, ये इसके अंदर के जो सेल कंटेंट्स है, देन इट विल पुश दीज सेल कंटेंट्स इनटू दिस एक्सटेंशन, एंड नाउ ओके, नाउ सो लुक ओवर हियर, ये अपने कंटेंट्स को इस एक्सटेंशन में पुश कर रहा है, राइट? एंड व्हेन इट पुशेस द एक्सटेंशंस, और सॉरी, व्हेन इट पुशेस ऑल द सेल कंटेंट्स, जब ये सारे इनसाइड के सेल कंटेंट्स एंड दिस न्यूक्लियस को ये पुश करेगा आगे, एंड इट विल मूव, ओके? क्या आपने कभी कैटरपिलर की बॉडी को मूव करते देखा है, राइट? वो एक तरह से एक सेमी सॉलिड मूवमेंट ही होता है, काइंड ऑफ लाइक एन एक्सटेंशन। इन द सेम वे ये अपना आउटर स्ट्रक्चर, ये अपने आउटर सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके न्यू शेप अज्यूम करके, न्यू शेप बना के मूव करते हैं, राइट? इट पुशेस एंड देन ड्रैग्स, ओके? इट पुशेस द कंटेंट्स एंड देन ड्रैग्स। नाउ अब जैसे कि मैंने कहा कि हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स जो खुद से खाना बनाते हैं, व्हाट डू दे ईट? सो दिस पेज इज नॉट इन योर टेक्स्ट बुक, ये पेज आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है? सो मोस्ट प्रोटिस्ट कैन बी फाउंड इन मॉइस्ट एंड वेट एरियाज। सो ज्यादातर प्रोटिस्ट कहाँ फाइंड कर सकते हैं हम? मॉइस्ट एंड वेट एरियाज में। दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन ट्री ट्रंक्स एंड on other organism. So heterotrophs protists depend on other organisms for food. So heterotrophs basically eat bacteria or plant cells, okay? What do they eat? Bacteria or plant cells. They eat by surrounding tiny particles of food with pseudopods. Okay, you don't have to know this, okay? Now the next thing that we will learn about is fungi, okay? What you know, for me, मैं कहता हूँ इसे fungi, you can also call it fungi, okay? It doesn't matter, like कोई लोग कहते हैं fungi और कोई लोग कहते हैं fungi, anything that suits you the best, but मैं prefer करता हूँ इसे कहने के लिए fungi, okay? So जैसे कि आपने कभी आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जो आप अपने घर पे कर सकते हो, ओके? एक ब्रेड का पीस लीजिए, ओके? टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड स्प्रिंकल सम वाटर, ओके? व्हाट यू हैव टू डू? You have to sprinkle some water and you have to take that piece of bread. आपको क्या करना है? आपके ब्रेड पर थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करना है, एंड इस ब्रेड के पीस को आपको कोई अंधेरे से डार्क एरिया में आपको और इस पे कवर करके रखना है, राइट? सो यू हैव टू कवर दिस पीस ऑफ ब्रेड विद अ लिड, एंड आफ्टर 2 to 3 days, ओके? जब आप 2 to 3 days के बाद आएंगे तो आप इस ब्रेड के ऊपर ब्लैक कलर के, ओके, वेट, लेट मी पिक अनदर कलर फॉर यू, ओके? आफ्टर 2 to 3 days, ओके, जब आप 2 to 3 days के बाद आएंगे तो आप ब्लैक कलर के स्पॉट्स देखेंगे, ब्लैक एंड ग्रीन कलर के स्पॉट्स आप ब्रेड पे देखेंगे। वो क्या होती है? वो होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फंगाई, राइट?
उसमें फंगाई ग्रो होती है. ओके, फंगाई, फंजाई, ओके, एनीथिंग जो आप कहना चाहते हो. और ये है फंजाई का स्ट्रक्चर. जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखते हो, सो दिस इज हाउ अ फंजाई looks under a microscope. Okay, now, okay, you see, this is a piece of bread and आप ये black color का can you see this black spot on the piece of bread? What is it? It's a fungi growing on a piece of bread. And when you look a fungi on under a microscope, this is what you will see. Okay, now, सो चलिए हम सभी लर्न करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट फंजाई. फंजाई के प्रॉपर्टीज, ठीक है, मतलब फंजाई के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैरेक्टर क्या क्या है, फंजाई को कैसे डिफाइन किया जाता है. ओके, सो नाउ let us study about the characteristics of fungi. These are non-green eukaryotic heterotrophic organisms. Okay, so जैसे कि मैंने आपको पीछे स्लाइड में बताया, व्हाट ये क्या होता है, ब्लैक कलर का. इज इट ग्रीन? नो. सो फंजाई आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक यानी दे हैव अ न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक मीन्स they have a nucleus, right? A nucleus, a membrane bound nucleus. They have the nuclear material in a membrane bound structure called nucleus. Okay, so these are non-green eukaryotic heterotrophic organisms. हेटरोट्रॉपिक, अगेन ये जो वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, आपको इससे लर्न करना है, इसलिए मैं आपको ये वर्ड्स बार बार रिपीट करूंगा. ठीक है, हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, राइट. अब जैसे कि हमने पिछले सेक्शन में हमने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था. प्रोटिस्टा में भी होते हैं हेटरोट्रॉप्स, राइट, हेटरोट्रॉप्स. एंड फंजाई भी क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स. मींस दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. नाउ wait, let me clear the slide. Okay, point number 1 done. So let us all look at point number 2. Most of them are saprotrops. Okay, so most of them are saprotrops. Saprotrops का मतलब क्या होता है कि they feed on decaying organic matter. अब पॉइंट नंबर 2 को जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगा कि ओके, जैसे कि अगर कोई डॉग या कैट या कोई बड़ा बिग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई पीस ऑफ मीट इफ आपने बाहर रखा, ठीक है, उसको रेफ्रिजरेट नहीं किया या फिर इट इज लाइंग आउट इन द ओपन एयर, सो फंजाई उस पे ग्रो हो जाएंगी, राइट. अब फंजाई उस पे ग्रो क्यों हो रही है, बिकॉज दे आर सैप्रोट्रॉप्स. सैप्रोट्रॉप्स का मतलब होता है कि ये उन चीजों पर भी ग्रो होते हैं, ये इन चीजों को भी ईट करते हैं जो डेड हो जाती है, राइट. जो डेड, suppose this is a dead dog. Okay, this is a cow. Okay, this is a dead cow. Okay, so this cow is dead. Okay, this is a dead cow. Okay, I'm sorry. So what will happen is, on this dead cow, fungi will start to grow. Okay, so this is what it means by saprotrops. So fungi उन ऑर्गेनिजम्स पे भी ग्रो होती है जो डेड हो जाते हैं, जो मर जाते हैं. So hence they are called as saprotrops. They feed upon dead organic matter. Now, okay, all right. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको अंडरलाइन करना है. मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोट्रॉप्स. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2 डन. पॉइंट नंबर 1 डन. नाउ लेट अस स्टडी पॉइंट नंबर 3. ओके, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ
tough and complex sugar called chitin. What? Chitin. इनकी जो सेल वॉल होती है, राइट, जैसे कि सपोज ये वेट ओके let me increase this in size. Okay, अब now you have to look at my, आप मेरे माउस के पॉइंटर को देखिए, ठीक है. अभी ये आप ये आउटर स्ट्रक्चर देख रहे हो, राइट, ये फंजाई की सेल वॉल है, राइट. ओके, लेट मी सपोज दिस इज अ फंजाई, ठीक है. ये फंजाई का क्या है? सेल मेम्ब्रेन. ओके, सेल मेम्ब्रेन. नाउ लेट मी पिक अनदर कलर दैट आई विल चूज ब्लैक. अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है. सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहते हैं सेल वॉल. ओके, सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल का काम होता है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल एनवायरमेंटल फैक्टर्स. सो फंजाई का जो सेल वॉल है वो किस स्ट्रक्चर से बना है, किस सब्सटेंस से बना है? उस सब्सटेंस का नाम क्या है? चिटिन, राइट. और चिटिन, और आप जब चिटिन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो, सो इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर. ओके, सो अब सेल वॉल के बाहर सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन को सराउंड क्या करता है? सेल वॉल. फंजाई के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं सेल वॉल, और ये सेल वॉल किस चीज से बनी है? चिटिन से, राइट. और चिटिन का स्ट्रक्चर, चिटिन किस चीजों से बना है? इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर. सो बेसिकली आप ये कह सकते हो, ठीक है, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि फंजाई की जो सेल वॉल है, ठीक है, फंजाई की जो सेल वॉल है वो किस चीज से बनी है? कॉम्प्लेक्स शुगर से, राइट. फंजाई की सेल वॉल किससे बनी है? कॉम्प्लेक्स शुगर. जैसे वेट, जैसे कि अब ये क्या है? एक सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है, एंड नाउ दिस इज लाइक these dots are this dot is cell wall. ओके, ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के पर्पस पे ही कर रहा हूँ, ठीक है. ये एक्चुअल में ऐसे नहीं दिखते हैं ये, ठीक है. अब ये एक डॉट, ठीक है, आप इस एक डॉट, ये एक डॉट क्या है? एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, राइट. अब वैसे इसमें बहुत ही हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर है, राइट. 100 लाइक थाउजेंड्स टू 10,000 कॉम्प्लेक्स शुगर, राइट. जब ये बहुत छोटे छोटे डॉट्स को हम एक साथ, इनको क्या नाम दिया है? जब इसे कहते हैं हम चिटिन. ओके, ये जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, इसे एक साथ नाम क्या कहा जाता है? इसे क्या कहते हैं हम? चिटिन. ओके, नाउ their cell wall is made up of tough and complex sugars called chitin. Okay, some fungi are thread-like and many nuclei are present in the cytoplasm. ठीक है, some fungi are thread-like and many nuclei are present in their cytoplasm. अब आप इस फंजाई को देख रहे हो, ये क्या है? This is a thread-like fungi. Okay, and do you see these small tiny round circles? These are special structures, and these structures contain lot of nuclei. Okay, these special structure contain a lot of nuclei. Okay, so अब now point number 4 done, point number 3 done, 2 done, 1 is done. What is, you have to underline chitin. Okay, now examples of fungi. Examples of fungi are baker's yeast. आपकी जो ब्रेड होती है, मैं आपको एक जनरल नॉलेज की आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है. आप जो ब्रेड खाते हो, राइट, जो आप ब्रेड खाते हो वो किस चीज से बनी होती है? राइट, ब्रेड इज मेड अप ऑफ, जो आपकी जो ब्रेड होती है, इट इज मेड अप ऑफ ईस्ट.
right? Your bread is made up of yeast. And yeast किस चीज से बनी होती है? yeast बनती है fungi से, right? So basically bread is made up of fungi, okay? Now but ये वाली जो fungi होती है ये harmful नहीं होती है, इसे हम खा सकते हैं, okay? It is eatable, we don't get any disease from that. So examples of fungi are baker's yeast, aspergillus. अब aspergillus एक ऐसी fungi है कि अगर आपको aspergillus से infection होता है, so you will get sick. So aspergillus is a bad fungi, okay? Aspergillus is a bad fungi. Baker's yeast is a good fungi, okay? Baker's yeast is a good fungi. अब जैसे आप penicillium, okay? What? पेनिसिलियम एक ऐसी ईस्ट है, ऐसा फंजाई है जिससे हम बहुत सारी दवाइयां बनाते हैं. वी मेक मेडिसिन फ्रॉम पेनिसिलियम. एंड द नेक्स्ट इज मशरूम्स. वी ईट मशरूम्स. आई थिंक मशरूम्स आर लाइक some of the mushrooms they are good, some of the mushrooms they are bad. Like we can eat some mushrooms, but at the same time there are also some mushrooms that we cannot actually eat. So you have to be very careful with what kind of mushroom you are actually going to eat. Okay, now let me clear the slide for you. Wonder options. Okay, now so point number 1 important is heterotrophic organisms. Point number 2, saprotrophs means decay on dead matter. Point number 3, chitin. Okay. Point number 4, many nuclei. Point number 5, examples are baker's yeast, aspergillus, which grows that grows on corn, penicillium and mushrooms. Okay. Now we are done with all the points. Now so though many systems of classification are introduced after Whittaker, his 5 kingdom classification is widely accepted. जैसे कि okay, so in this 5 kingdom classification हमने कौन से टॉपिक्स कवर किए? हमने किया मोनेरा कंप्लीट, राइट? मोनेरा क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर एंड दे आर प्रोकैरियोट्स. अब आज हमने क्या कवर किया? आज हमने पढ़ा है प्रोटिस्टा होते हैं यूनिसेल्युलर एंड दे आर यूकैरियोट्स. ओके, और ऑल्सो व्हाट डिड वी कवर? आज हमने क्या पढ़ा? फंजाई के बारे में, राइट? फंजाई होते हैं मल्टी सेल्युलर, ओके, यानी बहुत सारे सेल्स. सो हमने आज प्रोटिस्टा कवर किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एंड फंजाई. ओके, right. Now though many systems of classification are introduced after Whittaker's, his 5 kingdom classification is widely accepted. जैसे लाइक विटेकर के बाद और भी क्लासिफिकेशंस दी गई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, लाइक in a much more easier way, but usually हम विटेकर का जो 5 kingdom classification है that is only that is widely accepted, right? So ये फंजाई क्या है? थ्रेड लाइक फंजाई, राइट? थ्रेड लाइक फंजाई with many nuclei in cytoplasm and it is multicellular. ओके, ये की पॉइंट्स, ओके, ये आपकी एक नोटबुक में लिखी है. ओके, की पॉइंट्स है मल्टीसेल्युलर, CELLULAR, multicellular, eukaryotic, and these are thread-like with many nuclei. This is important for you to understand the characters of fungi. Now, okay, so I think okay, ये पेज आपके बुक में नहीं है, ये आपको सिर्फ डेफिनेशंस के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए फिर से डाला हूँ, सो दैट मैं आपको इस मटेरियल को बार बार आपके दिमाग में रीइंफोर्स कर सकूँ. ठीक है,
हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सैप्रोट्रॉप्स, ऑर्गेनिजम्स दैट feed on nourishment from dead organic matter, from decaying organic matter, any organisms that are dead. Okay, now you have to write this in your text homework notebook. Okay, आपको होमवर्क नोटबुक में डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है। सो आपको now we will end the class over here. Okay, we're gonna end the class over here, and for your homework, okay, for your homework you have to write down the characteristics, CHARACTER. You have to write down the characteristics of protista, and fungi. Okay, fungi one time in your book. Also you have to write down the definition. Okay, definitions of autotrophs, heterotrophs, and saprotrophs. Okay, 1, 2, and 3. Okay, write down the definitions of autotrophs, heterotrophs, and saprotrophs, and also you have to learn the characteristics of protista and fungi now. So okay everybody, thank you for today's class, and I hope to see you back again. So everybody, thank you, and see you soon. Okay, bye bye everybody.